हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत अभी आपका रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आप लोगों का क्लास 11 का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें जो चैप्टर 3 का टॉपिक है वो है सामाजिक संस्थाओं को समझना। सामाजिक संस्थाओं को समझना, इसके अंतर्गत विभिन्न आपके संस्थाएं, जो सामाजिक संस्था है, जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया, नातेदारी हो गया, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने नातेदारी व्यवस्था को देखा था कि मर्डक महोदय ने क्या बोला है, मर्गन महोदय ने क्या बोला है। तो अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। चैनल का जो बीपीएससी 4.0 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके सीरियली वाइज अपने सारे क्लास को देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इरावती कर्वे की नातेदारी को। भारत में अगर नातेदारी व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है इरावती कर्वे जी का। तो चलिए इनकी जीवनी को देखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं को देखते हैं। और उन्होंने जो अपनी इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसमें उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को, भारत के अंतर्गत नातेदारी व्यवस्था को कैसे वर्णन किया, उन सभी को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर 1905 को म्यांमार बर्मा में हुआ था, जिसके कारण वहाँ की जो पवित्र नदी है उसी के आधार पर इनका नाम भी इरावती रखा गया। और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1970 पुणे में हुई थी। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पुणे में ही कंप्लीट हुई थी। अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखते हैं। 1926 में फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक किए थे। उसके बाद 1928 में ये मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में इन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया था। और ये किसकी शिष्या थी जीएस घुरिये की। इन्होंने जब अपना पीएचडी शोध कार्य प्रारंभ किया था तो इनके जो गुरु थे वो थे जीएस घुरिये, जिसके कारण जीएस घुरिये का जो जाति प्रथा, नातेदारी व्यवस्था, तो इन सभी का प्रभाव जो है ये इनके ऊपर भी पड़ा था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो फोकलोर ऑफ परशुराम और चित पावन ब्राह्मण इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना हम कह सकते हैं। और एक और इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है वो है युगांत, जिसकी रचना इन्होंने 1968 में की थी और जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। युगांत क्या था कि ये ऐतिहासिक मानव शास्त्रीय धर्मनिरपेक्षीय दृष्टिकोण से जो महाभारत, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, इसके जो प्रमुख पौराणिक वीर पात्र थे उनको उन्होंने कलेक्ट किया था, उनके आंकड़ों को, उनकी जीवनी को, उनकी वीर गाथाओं का उन्होंने अध्ययन किया था और इसमें ही उन्होंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में लिखा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात इनकी है कि 1926-27 के टाइम में ये पहली ऐसी महिला थी जो कि 2 व्हीलर का प्रयोग करते थे, स्कूटर चलाती थी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही महिला होकर स्कूटर चला रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है उस समय के टाइम में। और इनके अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो इन्होंने 2 भागों में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया था। वे 2 भाग कौन कौन से थे? तो उन्होंने ग्रामीण समुदाय का भी अध्ययन किया था, वे नगरीय समुदाय का भी अध्ययन की थी। ग्रामीण समुदाय में उन्होंने संबंध, जो समूह संबंध होते हैं वहाँ के कैसे होते हैं, इसका कंप्लीट डिटेल्स में उन्होंने अध्ययन किया था और नगरीय समुदाय का भी अध्ययन किया है। तो ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करने के लिए ये पश्चिमी महाराष्ट्र के अक्ष गांव गई थी और वहां पे जाकर उन्होंने इसका पूरा कंप्लीट अध्ययन किया था। वहीं के आसपास के और भी बहुत सारे गांव थे, जैसे सतारा गांव हो गए, इन सभी का भी उन्होंने अध्ययन किया था। फिर पश्चिमी छोर के आहूपे दक्कन का पठार का भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो उनके जो सहयोगी थे दामले, तो कर्वे और दामले ने ग्राम समुदाय में पद्धतिगत अपना प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने नातेदारी, जो रिश्तेदारी जाति है और इसके इलाके, जो आसपास का जो इलाका है, वहाँ का जो वातावरण कैसा है, इन सभी का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वे पाती हैं कि उनके बीच किस प्रकार से जो पारस्परिक अंतर समूह हैं, उनके जो संबंधों की संरचना कैसी है, इसकी पूरी टोटल परिकल्पना की, इसके परीक्षण किया।
और जब अपना उन्होंने परीक्षण किया था, तो परीक्षण करने के बाद जब अपना एनालिसिस किया तो वो उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही डाटा के रूप में कलेक्ट किया था। तो जब वो वहाँ पर जाकर इरावती कर्वे जी और दामले जी जब ग्रामीण समुदाय के समूह का जब अध्ययन कर रहे थे, तो अध्ययन करने के फलस्वरूप उनका यह निष्कर्ष निकलता है कि जो बच्चा, जो जिस जाति में बच्चा जन्म ले रहा है, वो अपना क्या करेगा, पारंपरिक जो व्यवसाय है उसको क्या करेगा, अपनाएगा, वही पारंपरिक व्यवसाय को करेगा। जाति की अपनी एक अलग भूमिका होती है कि हाँ, हम इस जाति के सदस्य हैं, इस जाति के जो रीति रिवाज, नियम कानून है उसको हम फॉलो करेंगे। तो जो जाति की स्पेशल जो भूमिका रहती है वो बनी रहेगी। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो जाति व्यवस्था है इसमें बाहरी शिक्षा का और बाहरी लोगों का भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उनके व्यवहारों में उतना परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कृषि कार्य में जाति के बाहर से भी मदद लिया जा रहा है, अर्थात जो जाति व्यवस्था है उसमें कृषि कार्य में ऐसे भी लोग लगे हुए हैं जो कि उनका अपना एक अलग व्यवसाय है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। जैसे ग्वाला हो गया तो इनको जाना जाता है कि ये दूध बेचते हैं, ठीक है। नाई हो गया तो ये जानते हैं कि हजामत का काम, लेकिन वे सभी भी क्या करते हैं कि जाति व्यवस्था में लगे हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो गाँव के जो लोग हैं उनका क्या है कि अपने गांव से एक अलग ही लगाव है, वो अपने गांव से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी एक चीज़ देखी कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, जनजाति के लोग, उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी दयनीय है, ठीक है, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब हम लोग इनके इम्पोर्टेंस बुक्स की तरफ देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से अपने इम्पोर्टेंट बुक्स की रचना की है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी बुक है भारत में रिश्तेदारी संगठन, जिसकी रचना इन्होंने 1953 में की। नेक्स्ट है वेस्ट खंडेस के भील 1958। हिंदू समाज एक व्याख्या 1961-1968 में 2 भाग में इन्होंने इसकी रचना की थी। परिपूर्ति मराठी में उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है बढ़ते कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र के सामाजिक गतिशीलता 1965 में। महाराष्ट्र भूमि और लोग, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र का अध्ययन किया था तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने बुक लिखी थी 1968 में। युगांत यानी एक युग का अंत 1968 में, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया था। भवड़ा मराठी में, आमचे संस्कार मराठी में, संस्कार धानी मराठी में और गंगाजल मराठी में 1972 में, इन सभी पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। अब तक तो हम लोग देखें कि उन्होंने ग्रामीण समुदाय के समूह संबंध का उन्होंने अध्ययन किया। तो उनका जो सिद्धांत था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक ग्रामीण समुदाय, एक नगरीय समुदाय। तो फिर वे नगरीय समुदाय का अध्ययन के लिए वे महाराष्ट्र जिले के फलतान शहर जाती है और उनके सहयोगी कौन रहते हैं तो राणा डीव रहते हैं। तो इरावती कर्वे और राणा डीव ने 1965 में महाराष्ट्र जिले के फलतान शहर में जाकर उन्होंने वहाँ की जो नातेदारी व्यवस्था है, वहाँ की जो जाति व्यवस्था, उसका उन्होंने अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने जाति की परिभाषा दी, परिवार की परिभाषा दी। तो जाति को उन्होंने क्या कहा कि जाति बहुत कुछ अपवादों के साथ एक लुप्त प्राय समूह है, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि हमको लगेगा कि हाँ जाति जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति जो है ये विद्यमान है। जो नातेदारी व्यवस्था उन्होंने देखी नगरीय समुदाय में, उन्होंने बोला कि वहाँ भी जाति विद्यमान है, लेकिन एक लुप्त प्राय समूह के रूप में। परिवार की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया कि परिवार उन लोगों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं, जो आमतौर पर संपत्ति रखते हैं और आम पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं। इसको इन्होंने क्या कहा कि ये क्या कहलाएंगे, परिवार कहलाएंगे कि एक ही ऐसे समूह का लोग हैं जहाँ पे वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही रसोई का खाना खा रहे हैं, एक ही पका हुआ भोजन कर रहे हैं। तो वो सभी जो लोग हैं आपस में क्या कहलाएंगे, एक ही परिवार के सदस्य कहलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो रचना, जिनके लिए इनको जाना जाता है, यानी भारत में नातेदारी व्यवस्था के लिए इरावती कर्वे जी को जाना जाता है, और इन्होंने अपनी इस व्यवस्था को किसमें वर्णन किया है, तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसमें इन्होंने इसके वर्णन किए। तो उन्होंने जब इंडिया में इसका अध्ययन किया तो इंडिया को उन्होंने 4 भागों में बांटा। वे 4 भाग कौन कौन से बताए उन्होंने
कि उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न जोन, जोन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, दक्षिण भारत यानी सदर्न जोन, जोन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज, मध्य भारत यानी सेंट्रल जोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन लैंग्वेज, और पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न जोन, जोन ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। यानी भाषा के आधार पर उन्होंने भारत को 4 भागों में बांट दिया। तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के अंतर्गत इन्होंने हिमाचल पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा कि हाँ, इस भाषा के लोग एक समूह के सदस्य होंगे। जो दक्षिण भारत है, इसमें इन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र, मालाबार, तेलंगाना, दक्षिणी बिहार, तमिलनाडु, इन सभी लोगों को दक्षिण भारत के अंतर्गत उनकी भाषा के आधार पर उन्होंने इसका एक अलग वर्णन किया। नेक्स्ट मध्य भारत यानी सेंट्रल जो जोन है, सेंट्रल आपका क्षेत्र है, इसमें इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा। और पूर्वी भारत यानी जिसमें पूर्वी भारत में हो गया बर्मा, तिब्बत, ये सभी जो इलाके हैं वो जो ऑस्ट्रिक मुंडारी भाषा का प्रयोग करते थे वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जब उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण करने के आधार पर उत्तर भारत को उन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया कि ये नातेदारी समूह के आधार पर, नातेदारी शब्दावली के आधार पर, वैवाहिक समूह के आधार पर, उपहारों और आदान प्रदान के आधार पर। देखिएगा कि उत्तर भारत या फिर आप बोल सकते हैं पूर्वी भारत में जो दक्षिण भारत की जो नातेदारी व्यवस्था है वहाँ पे जैसे बोला जाता है कि वहाँ के लोगों को अप्पा, तो समझ में नहीं आता है कि किसको बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप पूर्वी भारत की बात करें तो अगर इसमें बोला जाए माँ, फूफा, तो समझ में आता है कि हाँ, इस स्पेशल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे शब्दावली नातेदारी का प्रयोग किया जाता है जो सभी समूह के लोग उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में इन्होंने जो नातेदारी का वर्गीकरण किया है वो नातेदारी समूह के आधार पर किया है, जिसमें पितृवंशीय समूह, विवाह संबंधी समूह, नातेदारी शब्दावली, वैवाहिक नियम, उपहारों का आदान प्रदान, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, मध्य क्षेत्र में इन्होंने ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह के बारे में बात की है कि कुछ कुछ ऐसी जातियां हैं, खास तौर पर जो अहीर जाति है, काठी और चारण, ये सभी जो जातियां हैं, तो उसमें जो ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ, इनके बीच जो विवाह संबंध पाया जाता है, इनकी जो विवाह की प्रथा है वो कुलीन विवाह देखने को मिलती है। और गुजरात की ही कुछ जातियों में देवर भाभी विवाह का भी प्रचलन है, या फिर पत्नी की छोटी बहन से भी वहाँ पे विवाह होता है। ये कहाँ पे, तो ये मध्य क्षेत्र में उन्होंने देखा। पूर्वी भारत जो कि ऑस्ट्रिक और मुंडारी भाषा का प्रयोग करता था, इसमें इन्होंने देखा जो गाड़ो जो जनजाति होती है उसमें जो पुत्री का पति होता है उसको नोकमा या नोकना बोला जाता है। तो वहाँ पे जो परंपरा है वो मातृ वंशीय परंपरा है, जिसको कि क्या बोला जाता है, मोचांग बोला जाता है। और जो माता होती है, मतलब जो परिवार की जो महिला प्रधान होती है वो अपना उत्तराधिकार किसको चुनती है, तो वही नोकमा या नोकना को चुनती है। और जो जमाता है, ठीक है, जमाता अपने पति का, मतलब उनके वहाँ पे जो रहता है वो नौकरम बन के रह जाता है। ठीक है, नातेदारी संगठन का कोई निश्चित वहाँ पे प्रतिमान हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस आधार पर तो इरावती कर्वे जी ने भारत को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांटने के बाद अलग अलग वहाँ की नातेदारी व्यवस्था प्रदान करी। अब हम लोग देखते हैं कि तुलना करते हैं कि कैसे उन्होंने नॉर्दर्न जोन और सदर्न जोन में जो देखा, वहाँ की जो नातेदारी व्यवस्था देखी, तो उनको कुछ तो अंतर लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया जा सकता है। तो उन कंपैरिजन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो कंपैरिजन क्या था कि कंपैरिजन ऑफ किन्सन सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, जिसमें उन्होंने देखा कि जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में स्पष्ट अंतर नहीं है, जबकि जो उत्तर भारत है वहाँ पे हमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि विवाह का जो हमारा परिवार रहता है वो हमारे निकट संबंधी के साथ नहीं होता है, दूर की रिलेशन के साथ होता है। फिर उन्होंने बोला कि उत्तर भारत में वर्णात्मक प्रणाली है, जबकि जो दक्षिण भारत है वहाँ की प्रणाली कैसी है, तो वर्गात्मक प्रणाली है। उत्तर भारत में अनुलोम विवाह प्रचलित है और दक्षिण में अधिमान्य विवाह प्रचलित है।
उत्तर भारत में पत्नी जो होती है वो अजनबी रहती है। हम लोग देखते होंगे कि जो पति पत्नी रहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहले से जानते हो, वो अजनबी रहते हैं। लेकिन दक्षिण में क्या होता है, पत्नी अजनबी नहीं रहती, क्योंकि फुफेरे ममेरे इस टाइप के जो रिलेशन रहता है, अपने ही मतलब रिलेशन के अंतर्गत शादी होता है, तो जानते हैं पहले से सब कोई। दक्षिण में सकारात्मक नियम है और उत्तर भारत में नकारात्मक नियम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था इरावती कर्वे जी के नातेदारी व्यवस्था, और इससे बाहर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास मैं दे रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो जब तक आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ मेरा कनेक्शन कैसा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चले, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।